हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो पिछले 15 से 20 साल में पूछे गए एग्जाम, चाहे वह यूपी पीजीटी हो या यूजीसी नेट जेआरएफ जीआरसी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अस्थिरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए है के डेविस ने, ऑप्शन नंबर बी है जे पार्सन्स ने, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ए दुर्खीम ने और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी एम वेबर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि के डेविस ने। अस्थिरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत के डेविस ने दिया है। इन्होंने अपनी पुस्तक सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल सेटिस्फैक्शन में जो है अस्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का विश्लेषण जो है किया है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, वेबर का अस्थिरीकरण का सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है क्योंकि वेबर ने इसमें एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ग, ऑप्शन नंबर बी है संपदा, ऑप्शन नंबर सी है स्थित स्टेटस या समूह और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक समूह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्थित समूह। ठीक है, मार्क्स वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक थे। वेबर का अस्थिरीकरण का सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है क्योंकि वेबर ने इसमें एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग स्थित समूह को जो है जोड़ दिया था। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? और पॉइंट नंबर ए दिया गया है, सामाजिक अस्थिरीकरण की वर्ग व्यवस्था को बंद व्यवस्था समझा जा सकता है। पॉइंट नंबर बी है, इसे खुली व्यवस्था समझा जा सकता है। पॉइंट नंबर सी दिया गया है, वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक सोपान तंत्र में ऊपर या नीचे नहीं जा सकता है। और पॉइंट नंबर डी है, वर्ग व्यवस्था को समानता सामाजिक गतिशीलता द्वारा पृथक किया जा सकता है। नीचे क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर दें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसे खुली व्यवस्था समझा जा सकता है और वर्ग व्यवस्था को समानता सामाजिक गतिशीलता द्वारा जो है पृथक किया जा सकता है। वर्ग को खुली व्यवस्था समझा जा सकता है क्योंकि यह सामाजिक एवं आर्थिक आधारों पर व्यक्ति समूहों को अलग अलग पहचान देती है। चूंकि वर्ग में स्वतंत्र अस्थिरीकरण पाया जाता है, इसलिए इन वर्गों के सदस्य सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आना जाना जो है कर सकते हैं। अर्थात जो है वर्ग व्यवस्था को समानता सामाजिक गतिशीलता द्वारा जो है पृथक किया जाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक अस्थिरीकरण की प्रकार्यात्मक उपयोगिता निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, यह अवसर प्रदान करने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर बी है, यह तीव्र संघर्ष की भावना विकसित करती है। ऑप्शन नंबर सी है, यह समाज में प्रत्येक का उत्तरदायित्व निश्चित करने में सहायक करती है और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी, यह समाज में अनुपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामाजिक अस्थिरीकरण की प्रकारवादी उपयोगिता यह बताती है कि समाज में जो कुछ भी चल रहा है वह समाज में अपना प्रकार दे रहा है, अर्थात वह उपयोगी है। सामाजिक अस्थिरीकरण की प्रकारवादी व्याख्या सर्वप्रथम किंग्सले डेविस तथा विल्बर्ट मूर ने अपनी पुस्तक में जो है किया है। डेविस और मूर के अनुसार जो है समाज में जो व्यवस्था कार्य करती है वह सदैव अपने प्रकार अर्थात सकारात्मक परिणाम ही जो है देती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्रजातिगत सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है पेशा संबंधित या व्यवसायिक सिद्धांत और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी पारंपरिक सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पारंपरिक सिद्धांत। भौतिक उत्पत्ति का पारंपरिक सिद्धांत जात की उत्पत्ति को मानवीय न मानकर दिव्य मानती है। यह सिद्धांत प्रमुख रूप से
प्राचीन धर्म ग्रंथों पर आधारित है। हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक मंत्र है जिसका तात्पर्य है कि ब्राह्मण ब्रह्म के मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जंघा तथा उदर से या और शूद्र जो है वह पैर से उत्पन्न हुए हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक वर्ग के लिए निम्नांकित में कौन सा अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए है वर्ग के सदस्यों के मध्य समानता। ऑप्शन नंबर बी है जो सामाजिक स्थिति यानी कि परिस्थिति के निम्नमत सोपान पर हैं उनके सापेक्ष उच्चता। ऑप्शन नंबर सी है जो परिस्थिति के ज्यादा उच्च सोपान पर हैं उनके सापेक्ष निम्नता। और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्ग के सदस्यों के मध्य समानता। वर्ग भी जो है सामाजिक स्त्रीकरण का एक सार्वभौमिक स्वरूप है। विश्व में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां वर्ग न पाया जाता हो। वर्तमान समाज में वर्ग स्त्रीकरण का प्रमुख स्वरूप हो गया है। मार्क्स व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के स्थान पर वर्ग प्राणी कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं। वर्ग भी समाज में आदिकाल से जो है प्रचलित रहा है। आयु, लिंग, शिक्षा, आय आदि के आधार पर वर्ग बनते रहे हैं। वर्ग की एक प्रमुख विशेषता है कि इसके निर्माण का आधार जो है जन्म जो है नहीं है। आगबर्न एवं निपकाप ने कहा है कि सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से सामान्य सामाजिक स्थिति जो है होती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजशास्त्रीय अवधारणा सामाजिक असमानता से बहुत निकट से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अस्तरण, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक विभेदीकरण, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक गत्यापन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक नियंत्रण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामाजिक अस्तरण। किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति तथा सुविधाओं आदि की भिन्नता के आधार पर परिस्थितियों एवं भूमिकाओं की एक अपेक्षाकृत अस्थायी श्रेणीबद्धता को सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। सामाजिक अस्तरण समाजशास्त्रीय अवधारणा सामाजिक असमानता से बहुत निकट से जो है संबंधित है। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खुली अस्त्रीकरण व्यवस्था का संकेत है? ऑप्शन नंबर ए है निजातिकता, ऑप्शन नंबर बी है जाति, ऑप्शन नंबर सी है वर्ग और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी धर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्ग। वर्ग व्यवस्था आधुनिक औद्योगिक समाजों यानी कि खुले समाजों की एक विशेषता है जिसका आधार अर्जित परिस्थिति है। यह व्यक्तिगत उपलब्धि पर निर्भर करती है। इस व्यवस्था में शीर्ष गतिशीलता संभव है। वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनकी किसी समाज में समान परिस्थिति, पद, स्तर और साझा जीवन शैली जो है होती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कूट के संबंध को चुनिए। सामाजिक स्त्रीकरण की प्रकार्यात्मक व्याख्या की है। पॉइंट नंबर 1 दिया गया है पार्सन्स ने, पॉइंट नंबर 2 है लास्की ने, पॉइंट नंबर 3 है डेविस और मोरे ने और पॉइंट नंबर 4 दिया गया है ट्यूमिन ने। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण की जो प्रकार्यात्मक व्याख्या करने वाले समूह हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि पार्सन्स हो गए, पार्सन्स, दूसरे कौन है? दूसरे हैं डेविस और मोरे और तीसरे हैं ट्यूमिन। कौन है? तीसरे हैं ट्यूमिन। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, मेल्विन ट्यूमिन द्वारा बताए सामाजिक स्त्रीकरण की विभिन्न प्रक्रियाओं का सही क्रम बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ट्यूमिन ने अपनी पुस्तक सामाजिक स्त्रीकरण यानी कि सोशल सेटिस्फैक्शन में जो बताया कि सामाजिक स्त्रीकरण आवश्यक रूप से किसी सामाजिक समूह में विभाजित है जो शक्ति, संपत्ति, सामाजिक मूल्यांकन तथा अथवा जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आसमान होती है। इन्होंने स्त्रीकरण की प्रक्रिया को क्रमवार समझाया है जो निम्नलिखित है, जैसे कि पहले नंबर पे आता है विभेदीकरण, दूसरे नंबर पे आता है श्रेणीकरण, तीसरे नंबर पे आता है मूल्यांकन तथा चौथे नंबर पे आता है पुरस्कृत। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्त्रीकरण के विरोधी विचारक थे?
तो इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेल्विन ट्यूमिन अस्त्रीकरण के प्रकारवादी विचार के आलोचक रहे हैं। ये समाज में अस्त्रीकरण को ठीक नहीं मानते। डेहरेनडार्फ संघर्षात्मक प्रकारवादी हैं, जिन्होंने अपनी धारणा में व्यक्त किया कि संघर्ष जो है सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रकार्यात्मक है। कार्ल मार्क्स सामाजिक अस्त्रीकरण के विरोधी थे, वे समाजवादी समाज की कल्पना करते थे। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक अस्त्रीकरण अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक समस्याओं का, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अन्याय का, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक अक्षमताओं का, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक विघटन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक अक्षमताओं का। सामाजिक अस्त्रीकरण किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति तथा सुविधाओं आदि की भिन्नता के आधार पर परिस्थितियों एवं जो है भूमिकाओं की एक अपेक्षाकृत अस्थायी श्रेणीबद्ध को सामाजिक अस्त्रीकरण से जो है संबोधित करते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक अस्त्रीकरण यानी कि सोशल सेटिस्फैक्शन हेतु प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर बी है यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर सी यह समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी यह समाज में अयोग्य व्यक्ति की पहचान में सहायक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है। मानव समाज में व्यक्तियों के बीच समानताएं ही नहीं पाई जाती, वरन उनके अनेक भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। संसार में जो है प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ उसकी अपनी जो है विशेषताएं होती हैं, जो दूसरों में नहीं पाई जाती हैं। ऐसे ही भेद हमें जो है समूहों में दृष्टिगोचर होती है, ठीक है। अतः इन अंतरों को जो है हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, व्यक्तिगत विभेदीकरण व सामाजिक विभेदीकरण, ठीक है। सामाजिक विभेदीकरण के चार आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है प्रकार, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है रुचि तथा चौथा है क्रम विन्यास, ठीक है। सामाजिक अस्त्रीकरण के प्रकारवादी दृष्टिकोण को जो है दो अमेरिकी समाजशास्त्रियों यानी कि किंग्सले डेविस व विल्बर्ट मूर ने प्रस्तुत किया है। सामाजिक अस्त्रीकरण हेतु प्रकार्यात्मक रूप से यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न नहीं करती है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक अस्त्रीकरण के मापदंड हैं। पहला दिया गया है शक्ति प्रतिष्ठा, दूसरा है प्रतिष्ठा पद, तीसरा है शक्ति पद और चौथा दिया गया है शक्ति पद और प्रतिष्ठा। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर दें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल चार, यानी कि शक्ति पद और प्रतिष्ठा। शक्ति पद तथा प्रतिष्ठा सामाजिक अस्त्रीकरण के मापदंड है। जिस वर्ड के अनुसार जो है सामाजिक अस्त्रीकरण समाज का उन अस्थायी समूहों तथा श्रेणियों में विभाजन है जो परस्पर श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा जो है संबद्ध होते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, डॉट 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 जात प्रथा का मूलभूत अभिलक्षण है। ऑप्शन नंबर ए समानता, ऑप्शन नंबर बी है पदानुक्रम, ऑप्शन नंबर सी है समान प्रस्थित और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी खुलापन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पदानुक्रम। पदानुक्रम जात व्यवस्था का मूलभूत अभिलक्षण है। जे.एच. हट्टन, कौन? जे.एच. हट्टन, ठीक है, जे.एच. हट्टन। जे.एच. हट्टन के अनुसार जात एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज कई स्वकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः अलग इकाइयों यानी कि जातियों में जो है बटा होता है। इन जातियों के मध्य पारस्परिक संबंध उच्चता एवं निम्नता पर जो है आधारित सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, अस्त्रीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से मूल्यों से अवगत करवाना होता है, ऑप्शन नंबर बी है मूल्य एवं स्वीकृत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षिक संस्थान प्रभावित होते हैं, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति तथा सुविधाओं आदि की भिन्नता के आधार पर परिस्थितियों एवं भूमिकाओं की एक अपेक्षाकृत अस्थायी श्रेणीबद्धता को जो है सामाजिक अस्थिरीकरण कहते हैं। सामाजिक अस्थिरीकरण के दो आधार बताए गए हैं। पहला है प्राणशास्त्रीय आधार, लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक व बौद्धिक कुशलता, तथा दूसरा है जो है सामाजिक सांस्कृतिक के आधार पर संपत्ति यानी कि अमीर गरीब, व्यवसाय यानी कि मानसिक कार्य श्रेष्ठ, शारीरिक कार्य नियम, धार्मिक ज्ञान और राजनीतिक शक्ति। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों के अस्थिरीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन को कालक्रम के अनुसार बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। इसके अनुसार ये पता चलता है कि कौन से जो है हमारे हैं सिद्धांतकार जिनके जो कार्यकाल था वो कब से कब तक जो है रहा है, जिन्होंने अध्ययन किया, जैसे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर हो गए, डब्ल्यू मिल्स हो गए, रॉबर्ट मिल्स हो गए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हमें कार्यकाल याद रखना होता है। ठीक है, जितने भी लेखक हैं इनके कार्यकाल जो हमें याद रखने होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड एग्जाम में कई प्रकार से पूछा जाता है। कभी कभी मिलान के रूप में पूछ लेता है, कभी कभी इस फॉर्म में, जैसे कि फॉर्म में अभी क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, ऐसे पूछ लेता है। कभी कभी स्पेशली कोई वन क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे डब्ल्यू मिल्स का पूछ लिया, मार्क्स का पूछ लिया, ठीक है, मैक्स वेबर को पूछ लिया। कभी कभी इस फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। मतलब ये बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको इतना तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, आज हम जानेंगे कि कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट लिंड और डब्ल्यू मिल्स का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था। तो बात करते हैं, अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स का, सबसे पहले कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स का कार्यकाल अगर हम ध्यान दें तो इनका जो था वो 1818 से था। कब से? 1818 से लेके 1883 तक था। 1818 से लेके 1830 ईस्वी तक का जो कार्यक्रम था वह कार्ल मार्क्स का रहा है। बात करें सेकंड नंबर पे हम, तो सेकंड नंबर पे आते हैं मैक्स वेबर साहब। ठीक है, मैक्स वेबर साहब का जो समय काल था वह था 1864 से लेके जो है 1920 तक था। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे रॉबर्ट लिंड साहब। कौन? रॉबर्ट लिंड। ठीक है, रॉबर्ट लिंड साहब का जो समय काल था वो 1879 से लेके जो है 1949 तक रहा है। ठीक है, 1949 तक रहा है। और चौथे नंबर पे आते हैं हमारे डब्ल्यू मिल्स साहब। ठीक है, डब्ल्यू मिल्स साहब, इनका जो समय काल था वो कब से कब तक था? तो इनका जो समय काल था वह था 1916 से लेके 1962 तक। ठीक है, ये किसका समय काल था? तो ये डब्ल्यू मिल्स का, यानी कि कार्ल मार्क्स का जो समय काल था वो 1818 से 1883 के बीच रहा है। मैक्स वेबर का 1864 से 1920 के बीच में रहा है। रॉबर्ट लिंड का 1879 से लेके 1949 तक रहा है। और डब्ल्यू मिल्स का जो समय काल रहा है वो 1916 से लेके 1962 ईस्वी तक जो है रहा है। इस अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक अस्थिरीकरण की अवधारणा को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया वह समाज जिसमें लोगों को सामाजिक पुरस्कार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया जनसंख्या की भिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूह में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक समूहों को धन और प्रतिष्ठा सामान्य रूप से प्राप्त नहीं है। लास्ट है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक समूहों का राजनीतिक शक्ति सामान्य रूप से प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक अस्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंच नीच के क्रम विन्यास में विभाजन होता है। जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर जो है सामाजिक समूह में बांटा जाता है। यह कथन जो है सामाजिक अस्थिरीकरण की अवधारणा को जो है दर्शाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक अस्थिरीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर ना होकर कार्य प्रकारों के आधार पर होता है? ऑप्शन नंबर ए है मार्क्सवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी है प्रकारवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक
सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन नंबर डी संरचनात्मक सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रक्रियावादी सिद्धांत। ठीक है, प्रक्रियावादी सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक अस्थिरीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर ना होकर प्रकारों के आधार पर जो है होता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जातीयता नस्लीय मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक एवं आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक विकास, ऑप्शन नंबर सी जैविक देन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी तंत्रिकीय विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास समूह की बढ़ाई वंशवाद पर निर्भर है जो कि जातीयता पर जो है आधारित है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, भील और मीणा जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में रहती हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान और लास्ट दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है ये क्वेश्चन हमने आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा था, जिसका मैक्सिमम लोगों ने जो है सही जवाब दिया था। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब दिया था वो कौन से स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है दिए थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था जितेंद्र कुमार मदेशिया ने, नीतू कुमारी, सुधीर पाटवाल जी ने कल के प्रैक्टिस सेट में उनके 21 आउट ऑफ 21 क्वेश्चन सही थे, इसलिए सबसे पहले इनको बधाई। यानी कि सुधीर पाटवाल जी के कल के प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए थे इनके सारे ही क्वेश्चन जो है सही थे, इसलिए हमारी जीएस क्लासेस की टीम की तरफ से सुधीर पाटवाल जी को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था मौसम कुमारी ने, सोनी पाल ने, अपर्णा शाह ने, रीता तिवारी, रीना निषाद, संध्या मिश्रा, रूबी, असिस्टेंट प्रोफेसर रत्नेश कुमार जी, डॉली कुशवाहा, सुनीता राठौर, माही पांडे, एडियास पॉइंट यानी कि इनका नाम है हर्षिता जी ने, शिवाजी सिंह, शिवांगी पांडे, मधु वर्मा, देवेंद्र कुमार रावत और पूर्णिमा चौहान ने, यानी कि इन सभी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियां कौन कौन सी है? तो राजस्थान में जो जनजातियां पाई जाती हैं वे हैं भील जनजाति, मीणा, गरासिया, डामोर एवं सहरिया जनजाति। ये सभी जनजातियां जो है ये राजस्थान में निवास करती हैं। गुजरात में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो गुजरात में जो पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं वे हैं भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर और टोडिया जनजाति। ये सभी गुजरात में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में जो पाई जाने वाली जनजातियां हैं उनमें है बारली जनजाति, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अंबुका और माड़िया जनजाति। ये सभी महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। और लास्ट बचता है हमारा झारखंड में पाई जाने वाली जनजातियां हैं संथाल हो गया, मुंडा, हो जनजात, उरांव, बिरहोर, कोरबा जनजात, असुर जनजाति, भुइया, गोंड, सौरैया और भूमिज जनजाति। ये सभी जनजातियां जो है झारखंड में पाई जाती हैं। जबकि भील और मीणा जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये राजस्थान में पाई जाती हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जे मर्डाक, ऑप्शन नंबर बी है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी एम एन श्रीनिवास और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी वी एम दांडेकर। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में कवर किए होते हैं जो हम आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा और आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा
कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।